नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे इतिहास का बारे में। ठीक है, तो इतिहास पढ़ने से पूर्व सबसे पहले हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या है, तो दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा। इतिहास अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान को ही हम लोग इतिहास कहते हैं। अन्वेषण का मतलब होता है खोजना, अर्थात ढूंढा गया जो ज्ञान हो उसे ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। बच्चों, ये क्या करता है, इतिहास हमें अतीत और वर्तमान के बीच एक संवाद है। इतिहास क्या है, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच एक क्या है, संवाद है। दोस्तों, इतिहास के पिता आप सभी जानते हैं, हेरोडोटस को कहा जाता है। ये हेरोडोटस एक यूनान के व्यक्ति थे जिसे इतिहास के पिता कहा जाता है, और इन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में हिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल किया। मेरे दोस्तों, हिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल किया। ये रहा हेरोडोटस, और ये यूनान के व्यक्ति था, यूनान के था। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक था जिस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। और इस हिस्टोरिका में किस चीज की चर्चा है, तो दोस्तों फारसी साम्राज्य की उदय, फारस युद्धों के बारे में वर्णन किया गया है इस हिस्टोरिका पुस्तक में। दोस्तों, एक व्यक्ति था जो जिसका नाम सिसरो था। ध्यान देना है, एक व्यक्ति था जिसका नाम सिसरो था। यह एक दार्शनिक था, रोमन के रहने वाला एक दार्शनिक ने इसको बोला कि भाई तुम इतिहास के पिता हो। तो सिसरो नामक व्यक्ति ने हेरोडोटस को कहा कि तुम इतिहास के पिता हो, तुम इतिहास के पिता हो। इस प्रकार की संज्ञा सिसरो ने दिया। दोस्तों, अब हम इतिहास की विभाजन पर चर्चा करेंगे कि इतिहास का विभाजन किस तरह से किया गया। इतिहास का विभाजन पहला है कि इसको हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में हम चर्चा करते हैं पाषाण काल के बारे में। या दोस्तों, और इस पाषाण काल को भी कई वर्गों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे। जब हम पाषाण काल में प्रवेश करेंगे उस समय हम पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता है। आद्य इतिहास की श्रेणी में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किस तरह से हुआ और पतन किस तरह से हुआ, यहाँ पर कैसे लोग रहते थे और किस प्रकार के घरों में रहते हैं। उन सब की जानकारी हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब पढ़ेंगे तब लेंगे। इसके बाद ऐतिहासिक काल आता है। दोस्तों, इस ऐतिहासिक काल में हम वैदिक सभ्यता से लेकर वर्तमान काल तक की जानकारी को हम प्राप्त करते हैं ये ऐतिहासिक में। दोस्तों, ये जानना जरूरी बन जाता है कि जब आप इतिहास को पढ़ते हैं तो तिथियां को जानना जरूरी है। इसीलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर तिथियों के बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयास किया। जैसे इतिहास की तिथियों का विभाजन। दोस्तों, आप जानते हैं ईसाई धर्म के धर्मगुरु जिसका नाम था ईसा मसीह। ठीक है, ईसाइयों के गुरु ईसा मसीह जिसका जन्म माना जाता है कि जीरो में हुआ था। और जब ईसा मसीह के जन्म के जो पूर्व वाला समय है, जैसे पीछे का जो समय है, इसको कहते हैं बीसी। अर्थात आपको ये ध्यान देना होगा, बीसी अर्थात ईसा मसीह के जन्म से जो पहले का समय है उसको कहते हैं बीसी। अर्थात हम लोग इसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। इसके बाद ईसा मसीह के जो आने वाला है जिसको कहते हैं ईसा मसीह के जो जो आने वाला समय हो जाएगा वो ईस्वी हो जाएगा, जिसको कहते हैं एनो डोमनी। अर्थात एनो डोमनी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, तिथियों की जानकारी इतिहास में आसानी से पता कर लेते हैं। दोस्तों, आपको जानना जरूरी है कि दशक क्या होता है।
दशक इन द सेंस यहाँ पर है कि 10 वर्षों की अवधि को दशक कहा जाता है। सिल्वर जुबली एक समय होता है सिल्वर जुबली, जिसको कहते हैं ये 25 वर्षों की अवधि है। इसके बाद है गोल्ड, जो गोल्डन जुबली होता है वो 50 वर्ष की अवधि होता है। डायमंड जुबली वो 60 वर्ष की अवधि होती है। प्लेटिनम जुबली जो 75 वर्ष की अवधि होती है। शताब्दी जुबली अर्थात 100 वर्ष की अवधि होती है। और सहस्त्राब्दी अवधि जुबली जो है ये 1000 वर्ष का समय होता है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे वीडियो को बनाते हुए पूरी इतिहास को खत्म करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो ये रहा एक छोटी सी जानकारी, एक छोटी सी जानकारी के संबंध में इतनी जानकारी रहा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन शुरुआत करने से पूर्व मैं आप लोगों के समक्ष एक संगीत पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, एक औरत थी और औरत के पति 4 दिन से उसके घर नहीं गए थे। वो घर से निकली थी, 4 दिन तक लापता थी। तो औरत पहुंचती है पुलिस स्टेशन और दरोगा जी से कहते हैं, दरोगा जी हमारी रिपोर्ट लिखिए। तो दरोगा जी कहते हैं, क्या बात है बच्ची, बोलो। तो दरोगा जी के औरतिया कहतिया, सोची सोची जिया हमरो। औरतिया कहतिया, सोची सोची जिया हमरो, काहे घबराता है दरोगा जी हो। 4 दिन से पियावा न पाता। दरोगा जी कहते हैं, ये बात है, 4 दिन से तुम्हारा पिया ना पता है? तो कहता है, हाँ दरोगा जी। तो औरतिया और विरह में का कह दिया, अरे शहर में ढूंढनी बजरिया बजरिया, कतही न बलम जी आबेला नजरिया, आबेला नजरिया। कह दिया, शहर में ढूंढनी बजरिया बजरिया, कतही न बलम जी आबेला नजरिया, आबेला नजरिया। दरोगा जी हो, 4 दिन से पियावा न पाता। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ाई की ओर रुख मोड़ते हैं। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सबों के बीच में आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की बेहतरीन बेहतरीन क्लासेस। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये मेरा जैसे दूसरा क्लास है, ठीक है बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास के जानने का स्रोत। क्या क्या हो सकता है इतिहास के जानने का स्रोत? बच्चों, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरी का। तो उसी इतिहास को समझने के लिए हमें किन किन स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है, तो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसे जब हम प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, यानी इतिहास के जानने का स्रोत क्या क्या हो सकता है, तो उसके संबंध में हम बता रहे हैं। जैसे पहला तो ये हो सकता है दोस्तों साहित्यिक स्रोत। यहाँ पर आप लिख रहे हैं, देख रहे हैं, ये है साहित्यिक स्रोत, ठीक है। इसके बाद आपको पुरातात्विक स्रोत हो सकता है। इसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण। बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि ये जो वेद है, ठीक है, साहित्यिक स्रोत में आपको आता है वेद। वेद कितने हैं बच्चों? 4 वेद होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4। तो इस वेद से हमें जो हमारी जो पूर्वज थे उसकी, जैसे इस वेद में हमें आयु के बारे में जानकारी मिलती है, वेदांत। तो बच्चों, वेद कितने हैं? 4 है। वेद की रचना नहीं,
वेद के संकलन करता हुए अगले पार्ट में जब हम पढ़ेंगे तो वेद के बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे कि वेद कितने हैं, इसको किसने लिखा। तो नॉर्मली सी बात है कि वेद के जो संकलन करता हुए दोस्तों महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा इन वेदों की रचना की गई। वेदांग क्या होता है दोस्तों, ये रहा वेदांग। तो क्या हुआ, इसी वेद को समझने के लिए वेद के जो उपअंग होते हैं उसे हम वेदांग कहते हैं। तो इसकी संख्या बच्चों 6 है। इसके बाद है ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। इसके बाद आरण्यक। आरण्यक एक प्रकार की पुस्तकें होती है बच्चों, जिसे जंगलों में ऋषियों के द्वारा लिखा जाता है, उसे हम लोग आरण्यक कहते हैं, ध्यान रहे। इसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं, आरण्यक को हमने चर्चा किया। इसके बाद उपनिषद। उपनिषद क्या होता है, तो वैसा ज्ञान जिसे गुरुओं के समक्ष बैठकर सिखा जाता है। जैसे उपनिषद का अर्थ ही होता है गुरु के समक्ष बैठकर जो हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं उसे हम लोग उपनिषद कहते हैं। दोस्तों क्या इतिहास कथा, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी है, आपके पिताजी आपके जो पूर्वज के जो बीते हुए लोग हैं उनके बारे में कहानी सुनाते होंगे, तो वो भी कथा जो है हमारे इतिहास को अध्ययन करने में सहायता प्रदान करती है। पुराण दोस्तों हमें प्राचीन काल के जो जो लोग रहते थे उसके सामाजिक आर्थिक के बारे में जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ जैसे कि आपने सुना होगा कि प्राचीन काल में मनु स्मृति पर हमारा समाज चलता था, लेकिन आधुनिक युग में संविधान पर पूरे देश चलता है। और आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आपका सर्वोच्च महत्वपूर्ण पुस्तक कौन है, तो आपको नाम लेना है कि मेरा संविधान, हमारा संविधान। दोस्तों रामायण और महाभारतों से भी हमारे इतिहास का संबंध रहा। हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम रामायण और महाभारतों का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि रामायण के जो रचनाकार हुए उसका नाम क्या था, महर्षि वाल्मीकि। ध्यान रखना है, महर्षि वाल्मीकि जो थे ऋषि थे, उसी के द्वारा संस्कृत भाषा में इस रामायण की जो है दोस्तों रचना की गई। इसके बाद महाभारत। आप जानते होंगे महाभारत के जो संकलन करता हुए जो रचनाकार हुए वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा किया गया। बच्चों ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं, अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं कि इसको किस तरह से लिखा गया। उसी प्रकार से हम जैन ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद बौद्ध ग्रंथ के बारे में बौद्ध ग्रंथें होती है, उससे हमें इतिहास की जो इतिहास होती है उसको जानने में जानकारियां प्राप्त होती है। इसके बाद दोस्तों हम पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा करेंगे कि पुरातात्विक स्रोत में हमें अभिलेख है। दोस्तों आपको पता होगा महान सम्राट अशोक के बारे में, उन्होंने तकरीबन 84,000 जो है अभिलेख को लिखवाए थे। राजा इस अभिलेख को क्यों लिखवाते हैं बच्चों, क्योंकि वो ऐलान करता है कि मैं अशोक या आपके समक्ष ऐलान करता हूँ कि हमने जनता के लिए ये नियम लागू किया है। तो इस प्रकार से अभिलेखों से भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके बाद जैसे मुद्राएं हो गए, जैसे राजा महाराजाओं की मुद्राएं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस शासन काल में राजाओं ने इस प्रकार की मुद्राओं का इस्तेमाल किया, इस समय के राजा ये रहा होगा। भवन का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण, जैसे मूर्ति कला से भी हमको ये पता चलता है कि यहाँ इस वंश का शासन था। जैसे भारत के अन्य क्षेत्रों में अलग अलग राजवंशों का उदय हुआ, उसके बारे में हमें जानकारी मूर्तियों से एवं चित्रकला एवं मृत भांड जो है इन सारे चीजों से हमको जानकारियां मिलती है। दोस्तों अगली जो चीज हम देखने वाले हैं बच्चों वो है विदेशी यात्रियों का विवरण
और ये महत्वपूर्ण है और इसे अच्छी तरह से देखना है। आइए हम चर्चा करते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। तो इसमें बहुत सारे विदेशी यात्री जो अन्य देशों से आकर हमारे देश में आए, हमारे देशों में बहुत दिनों तक रहे और जिसके दरबार में रहे उसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक के बारे में वर्णन करते हुए अपने यात्रा वृत्तांत में उन लोगों ने लिखने का प्रयास किया। तो इस दौर में सर जो पहला है उसका नाम है टेसियस। दोस्तों हो सकता है ये टेसियस को आप टेसियस जो है ये ईरान का एक राजवैद्य था। क्या था? ध्यान रखना है, जो ये टेसियस था वो ईरान का एक राजवैद्य था। ठीक है, आपने हेरोडोटस के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा होगा। यही वो हेरोडोटस है जिसको इतिहास के पिता कहा जाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। टारगेट मिशन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे हेरोडोटस। आप जानते हैं कि इतिहास के पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। ये इतिहास के पिता के रूप में हम लोग जानते हैं हेरोडोटस को। तो हेरोडोटस ने क्या किया कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। उस पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका है। और इन्होंने 5वीं शताब्दी में दोस्तों, 5वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, 5वीं शताब्दी की बात करें तो इन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने भारत और फारसी साम्राज्य जो है, फारस के जो साम्राज्य है उसके संबंध में बताया। कौन? हेरोडोटस ने। और इसी हेरोडोटस को एक यूनान के रहने वाले जिसका नाम सिसरो है, ठीक है, सिसरो ने इसको कहा कि तुम इतिहास के पिता की उपाधि इसको सिसरो नामक जो एक यूनान के दार्शनिक थे उन्होंने इसको प्रदान किया। ठीक है, अगला हम बात करते हैं टेसियस। ये टेसियस ये कौन था? तो ये टेसियस ईरान का एक राजवैद्य था। मतलब ये एक ईरान का राजवैद्य था और इन्होंने भी भारत के बारे में आश्चर्यजनक बातों को लिखने का इन्होंने प्रयास किया। ठीक है, आप जानते हैं मेगास्थनीज के बारे में। ये वही मेगास्थनीज है जिन्होंने ये वही मेगास्थनीज है जिन्होंने ये सेल्यूकस निकेटर, जो सेल्यूकस निकेटर है उसका राजदूत था, है ना। तो जब 305 जब 305 का जो युद्ध होता है उसमें उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर को उसके दरबार में भेज देते हैं। तो उन्होंने उसके दरबार में गया और उसके दरबार में रहा और उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा जिसका नाम है इंडिका। ध्यान रखिएगा, जिसका नाम इंडिका है और एक किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया था। इसके बाद हम बात करते हैं डायमेकस। डायमेकस की हम चर्चा करते हैं तो डायमेकस सीरिया नरेस एंटियोकस का राजदूत था। ये सीरिया नरेस एंटियोकस का राजदूत था और यह बिंदुसार के दरबार में आया था। ये आप देख रहे हैं बिंदुसार, इसी के दरबार में ये डायमेकस आया था। इसके बाद है हम फाहियान के बारे में हम जानते हैं। फाहियान, हेनसांग ऐसे यात्री जो चीन से आए, जिसमें से हम बात करते हैं फाहियान। तो ये फाहियान यह एक चीनी यात्री था, ठीक है, जो भारत आया। तो जिस समय चीनी यात्री फाहियान आया उस समय भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में इन्होंने प्रवेश किया और जब इन्होंने प्रवेश किया तो मध्य प्रदेश के
संस्कृति के बारे में एवं सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में उन्होंने वर्णन किया। ये मध्य प्रदेश की संस्कृति और समाज के बारे में उन्होंने वर्णन किया और वर्णन करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि जो मध्य प्रदेश के जनता है वो काफी सुखी संपन्न रहते हैं। मध्य प्रदेश के जनता सुखी और संपन्न रहते हैं। एक बात और कि ये फाहियान भारत में लगभग 14 वर्षों तक रहा। 14 वर्षों तक इन्होंने भारत में रहा। इसके बाद वापस अपने देश चीन लौट गए। उसी प्रकार से हम ह्वेनसांग की बात करते हैं दोस्तों। ये ह्वेनसांग हर्ष जो वर्धन है उसी हर्षवर्धन के दरबार में आया था। दोस्तों जानकर हैरानी होगी कि 629 ईस्वी में हर्षवर्धन ने अपने देश चीन से चलना प्रारंभ किया था और 1 वर्ष की पूरी यात्रा करने के तत्पश्चात उन्होंने भारतीय राज्य कपीसा में पहुंचा। जब भारतीय राज्य कपीसा में पहुंचा उन्होंने इसके बाद 645 ईस्वी तक इन्होंने चीन से लौट गया। 629 ईस्वी में इन्होंने चाइना से चलना प्रारंभ किया। 1 वर्ष के बाद इन्होंने भारत पहुंचा। इसके बाद उन्होंने 645 ईस्वी तक रहकर चीन वापस लौट गया और इसी दरमियान उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सी यू की। इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की। बच्चों जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने जब भारत में आया तो नालंदा विश्वविद्यालय के उस समय जो प्रधानाचार्य थे वो आचार्य थे, उसका नाम शिलभद्र है और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करके अपने देश वापस लौट गए। अगला है कहता है संयुगन। ठीक है, 518 ईस्वी में भारत आया था और ये तकरीबन 3 वर्षों तक भारत में निवास किया था। इत्सिंग की बात करते हैं तो इत्सिंग ने ये 7वीं शताब्दी में भारत आया था। ध्यान रखिएगा 7वीं शताब्दी में भारत आया था। अब हम इस चीज की चर्चा करेंगे कि टॉलमी जो है ये टॉलमी जिन्होंने दूसरी शताब्दी में भारत आया और भारत आने के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है भारत का भूगोल। टॉलमी ने एक पुस्तक लिखी भारत का भूगोल। एक इसके बाद है प्लिपनी की हम बात करते हैं। प्लिपनी इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री लिखा और उस नेचुरल हिस्ट्री में दोस्तों जो भारत के पशु है, पक्षी है, खनिज है, उन सभी को वर्णन करने का प्रयास किया। पशु पक्षी, पेड़ पौधे एवं खनिजों का वर्णन करने का प्रयास किया उस पुस्तकों में, जिस पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। इसके बाद हम डायनोसिस की बात करते हैं। दोस्तों डायनोसिस अशोक के दरबार में आया था। ठीक है, और ये डायनोसिस कौन था? तो ये मिस्र नरेश फिलाडेल्फस का राजदूत था। तो दोस्तों इस मिस्र सभ्यता के बारे में हमारे सर पढ़ाएंगे। तो मिस्र नरेश फिलाडेल्फस का यह राजदूत था डायनोसिस। दोस्तों जानकर हैरानी होगी, एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक द पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। दोस्तों इसका लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हिंद महासागर में किसी यात्री आए होंगे और 80 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा गया था। इसीलिए अज्ञात लेखक इसमें दिया जाता है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, जिसका लेखक जो है अज्ञात है। अब अलवर्णी की बात करते हैं दोस्तों। अलवर्णी, एक मिनट, अलवर्णी की हम बात करते हैं तो ये अलवर्णी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। जानकर हैरानी होगी कि जो अलवर्णी है वो ख्वारिज़्म के रहने वाले थे और इस अलवर्णी के जन्म एक अच्छे खासे घराने में जन्म हुआ था, जिससे इसको कई सारी भाषाओं का ज्ञान थे। अरबी, फारसी, संस्कृत भी जानते थे ये अलवर्णी।
ये अलवरनी संस्कृत भी जानते थे और न जाने कई भाषाओं के ये विद्वान थे। जब मोहम्मद गजनवी ने जब इस ख्वारिज्म पर आक्रमण किया तो बहुत सारे विद्वानों को उन्होंने अपने साथ लेकर अपने क्षेत्र गए और वहां से उन्होंने क्या किया कि भारत आया। इसके बाद तो इसी अलवरनी को मोहम्मद गजनवी ने भारत लेकर अपने साथ आता है। और जब उन्होंने भारत आया तो क्या किया, उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिसका हिंदी अर्थ होता है भारत की खोज। उन्होंने लिखा भारत के जो आए होंगे तो यहाँ के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंद एवं किताब उल हिंद में लिखा। इसके बाद इब्न बतूता की बात करते दोस्तों, तो ये अरबी भाषा में एक प्रसिद्ध पुस्तक रेहला की रचना की और इन्होंने 1300 जब ये आए तो 1333 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंचे तो इसकी विद्वता से प्रसन्न होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे गाजी के पद पर नियुक्त किया। लेकिन बाद में राजा को गलत फहमी हुआ तो उसको ले जाकर कारागाह में रख दिया। इसके बाद पुनः गलत फहमी दूर होने के तत्पश्चात इस इब्न बतूता को जेल से निकाल दिया गया और इसके बाद आपको वर्मा, चीन जैसे जगहों पर इन्हें ये यात्रा की। इसके बाद आज हम लास्ट बात करेंगे कि तारानाथ एक तिब्बती लेखक है। तारानाथ के बारे में जानते हैं कि ये एक प्रकार के क्या है, तिब्बती लेखक है। एक और है मार्को पोलो वो 13वीं शताब्दी में भारत आता है। तो दोस्तों ये रहा आपके समक्ष जैसे विदेशी यात्रियों के विवरण से संबंधित कौन कौन यात्री थे, किस किस पुस्तक की रचना किया और उन्होंने भारत के बारे में क्या कहा, ये उसकी विस्तृत जानकारी है। दोस्तों अब हम मिलते हैं आपके साथ अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।